और अब बात भाजपा के मिशन 80 की। निकाय चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव की जीत की तैयारी में भाजपा जुट चुकी है। आज से मेगा मंथन की शुरुआत हो गई है। आज से क्षेत्रीय भाजपा कार्यसमिति की बैठक शुरू हो चुकी है, जो कि 19 मई तक चलने वाली है। इस बैठक में भाजपा अपने अगले लक्ष्य मिशन 80 के लिए आगामी कार्यक्रमों अभियानों के लिए चर्चा करने वाली है। बीजेपी की जो क्षेत्रीय बैठकें होंगी वह उसी क्षेत्र में होने वाली है। 3 क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाएंगे और 3 क्षेत्र की बैठक महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह लेने वाले हैं। आज नोएडा में भूपेंद्र चौधरी बैठक करेंगे, तो उधर काशी के क्षेत्र में बैठक करने वाले हैं महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह। पूरी प्लानिंग यहां पर हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट चुकी है। निकाय चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद भाजपा बेहद उत्साहित और अब आगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। इसके लिए प्लानिंग हो चुकी है। 3 क्षेत्र में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी बैठक करने वाले हैं, तो 3 क्षेत्रों में अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करने वाले हैं। और इसके लिए किस तरीके से लोकसभा चुनाव की रणनीति बनानी है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को मंत्र देना है, क्या क्या काम करना है, इसको लेकर के मंथन अब क्या जाना है। तो भाजपा अब मिशन 80 को लेकर के जुट चुकी है। इसको लेकर कई बैठकें होनी है। 17, 18, 19 ये 3 दिन बेहद अहम, जब भाजपा अलग अलग बैठकें करने जा रही है। क्या है भाजपा का मेगा मंथन और मेगा प्लान, वो हम आपको बता देते हैं। 2024 चुनाव की तैयारी को लेकर क्षेत्रीय कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है। 17, 18 और 19 मई को अलग अलग क्षेत्रों में बैठक, और ये 3 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में बैठकें होने वाली हैं। यूपी की सभी 80 सीट जीतने के लिए सभी 6 क्षेत्रों में बैठक होने जा रही है। 17 मई को यानी कि आज पश्चिम क्षेत्र में नोएडा में भूपेंद्र चौधरी बैठक करने वाले हैं, तो आज ही काशी क्षेत्र में बैठक करेंगे महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह। 18 मई को ब्रज क्षेत्र में बैठक होने वाली है। बरेली में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक करेंगे, तो 18 मई को ही गोरखपुर में क्षेत्र की बैठक होने वाली है। गोरखपुर में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक करेंगे। और 19 मई की तारीख को कानपुर क्षेत्र में बैठक होगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे। तो अवध क्षेत्र में बैठक करने वाले हैं महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह। लखनऊ में बैठक करेंगे। तो इस तरीके से पूरा खाका तैयार हो चुका है कि किस दिन कहां बैठक होनी है और कौन कौन इस बैठक में शामिल रहने वाला है, किस तरीके से रणनीति बनाई जानी है लोकसभा चुनाव को लेकर के। भाजपा की पूरी तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। निकाय चुनाव में सीएम योगी खुद ग्राउंड पर नजर आए। पूरा मोर्चा उन्होंने संभाल लिया, अपनी पूरी जिम्मेदारी जीत की अपने कंधों पे ली थी। और यही देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव में भी यूपी में 80 मिशन को लेकर के भाजपा यहां पर जुट चुकी है। अब आपको बताते हैं, निकाय चुनाव में हार के बाद कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। आपको बताते हैं कि निकाय चुनाव में किस जिले में कितनी जमानत राशि को जब्त किया गया है, किस जिले में कितनी जमानत राशि जब्त हुई है, ये आप जान लीजिए। कितने उम्मीदवार कितनी राशि जब्त हुई है, ये हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उम्मीदवार है 14,000 और यहाँ पर राशि जो जब्त हुई है वो है 7 करोड़ 92 लाख। और वहीं अगर हम बात करें जिले में, बरेली जिले की जब बात करते हैं, बरेली जिला है और यहाँ पर तकरीबन 25 करोड़ 27 लाख, माफ कीजिएगा 25 लाख 27 हजार यहाँ पर जब्त की गई है राशि। वहीं बिजनौर की जब बात करते हैं, बिजनौर में 21 लाख 28 हजार राशि यहाँ पर जब्त की गई है। वहीं मुरादाबाद की जब बात करें, मुरादाबाद जिला में यहाँ पर 19 लाख 33 हजार राशि यहाँ पर जब्त हुई है। इधर आगे जब बात करेंगे गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में राशि यहाँ पर जब्त की गई है 19 लाख 1 हजार। वहीं शाहजहांपुर की हम बात करते हैं, तो शाहजहांपुर में 18 लाख 32 हजार यहाँ पर राशि को जब्त किया गया है। गोरखपुर की जब बात करते हैं, गोरखपुर में 18 लाख 2 हजार यहाँ पर भी राशि जब्त हुई है। और वहीं मेरठ में 17 लाख 15 हजार राशियां यहाँ पर जब्त हुई है। प्रयागराज का रुख करते हैं, प्रयागराज में 16 लाख 67 हजार राशि यहाँ पर जब्त हुई है। लखनऊ में 16 लाख 45 हजार राशि यहाँ पर जब्त की गई है। आगे बढ़ते हैं अलीगढ़ में आपको बता दें, अलीगढ़ में तकरीबन 14 लाख 52 हजार राशि यहाँ पर जब्त हुई है। और कानपुर में 13 लाख 96 हजार राशि यहाँ पर जब्त हुई है। आगे मथुरा की आपको बता देते हैं, मथुरा में तकरीबन 11 लाख 19 हजार राशि यहाँ पे जब्त हुई है। आगे बताते हैं आपको झांसी में, तो झांसी में तकरीबन 11 लाख 11 हजार राशि यहाँ पे जब्त हुई है। फिरोजाबाद में तकरीबन 10 लाख 34 हजार राशि यहाँ पर जब्त हुई है। तो ये पूरी आपके सामने डेटा था कि किस जिले में कितनी जमानत राशि यहाँ पर जब्त हुई है। तो ये पूरी डेटा आपके सामने रख दिया कि किस तरीके से राशि यहाँ पे जब्त की गई है राशि को। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि किस पार्टी की कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं, आपको हम ये बता देते हैं। तो आप देखिए, पार्टी भाजपा और उम्मीदवार है यहाँ पर तकरीबन 3,706।
आगे आपको बताते हैं, सपा समाजवादी पार्टी उम्मीदवार है, इनकी है 2554। यहाँ पर ये इनके उतने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। बसपा की जब बात करते हैं तो बसपा में तकरीबन 2431 उम्मीदवार है। आगे कांग्रेस के तकरीबन 2345 उम्मीदवारों की राशि जब्त हुई है। आम आदमी पार्टी में से 2155 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी राशि जब्त हुई है। जो आगे बढ़ते हैं, बात अब होगी रालोद की, तो रालोद के तकरीबन 292 उम्मीदवारों की राशि जब्त हुई है। वहीं अब आपको बता दें, AIMIM के तकरीबन 80 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी राशि यहां पर जब्त हुई है। तो AIMIM के 80 उम्मीदवार हैं, तो किस पार्टी के कितने उम्मीदवारों की जमानत यहां पर जब्त की गई, वो पूरी जानकारी आपके साथ। तो निकाय चुनाव से जुड़ी ये खबर है, निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। वहीं आज लखनऊ में सपा दफ्तर पर अखिलेश यादव अलग अलग क्षेत्रों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही उस क्षेत्र के चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट भी लेने वाले हैं। आपको बता दें, सपा ने चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों पर भाजपा से मिले होने के गंभीर आरोप लगाए हैं और पार्टी इनकी जल्द ही लिस्ट भी तैयार कर सकती है। तो अखिलेश यादव, जो कि भाजपा पर लगातार हमलावर है, अब चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी भाजपा से मिले हुए हैं। इन सबके बीच लखनऊ में सपा दफ्तर पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारियों से, पदाधिकारियों से मुलाकात होनी है और उस क्षेत्र के चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट लेने वाले हैं। तो हार पर मंथन से जीत के अमृत का आस यहां पर नजर आ रही है अखिलेश यादव को। निकाय चुनाव में हार के बाद यूपी की 80 सीटों पर फोकस कर रहे हैं अब अखिलेश यादव। सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर तेजी से काम किया जा रहा है। दलित पिछड़ा वर्ग के वोटों को पार्टी से जोड़ने पर फोकस है अखिलेश यादव का। तो इधर MY समीकरण को और मजबूत करने पर भी जोर दे रहे हैं। दूर होते वोट बैंक को फिर से सपा मिलाने की कवायद की जा रही है। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए नई रणनीति पर भी अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव में मिली हार के बाद ग्राउंड पर काम करने के लिए अखिलेश यादव अब एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और पार्टियों में जो कमियां नजर आ रही हैं उसे दूर करने की कोशिश अखिलेश यादव यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से पार्टी में यहाँ पर हार मिली है, पार्टी निकाय चुनाव में, इसको लेकर के अब बड़ी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। वहीं आपको बता दें, गोरखपुर में मिली हार के बाद सपा की नेता काजल निषाद लखनऊ पहुंच गई है। नगर निगम का परिणाम आने के बाद सपा कार्यालय पहुंची है और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक निकाय चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है समाजवादी पार्टी को, उसको लेकर के ग्राउंड पर मंथन कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी 2024 को लेकर के अब यहां पर तैयारियों में जुट चुकी है और अपने अपने नेताओं से मुलाकात करने में लगी है। अखिलेश यादव जो लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, मिशन 80 को लेकर के उनका पूरा फोकस है, लोकसभा चुनाव पर फोकस कर दिया है। निकाय चुनाव में मिली हार को लेकर के नेताओं से मुलाकात, मंथन किया जा रहा है, ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। और हमारे सहयोगी विवेक ने बातचीत की है काजल निषाद से। क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनिए। काजल जी, अखिलेश जी आपके समर्थन में प्रचार करने भी गए थे लेकिन सीट नहीं निकल पाई, क्यों? 3-5 करेंगे तो कैसे निकल पाएगी भाई मेरे। अखिलेश जी प्रचार करने गए थे, जनता ने सहयोग दिया, कारवा बढ़ता जा रहा था, महिलाएं गले लगा रही थी, पूरा परिवर्तन का माहौल था। जनता का खास तरह से ये भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ाने का काम करती है। क्यों कह देती है कि लोकतंत्र है, क्यों बड़े बड़े मंचों से कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी रुलाने का ही काम करते हैं। योगी जी काजल निषाद को रुलाएंगे, मोदी जी खिलाड़ी बेटियों को रुलाएंगे। आखिर बेटियां बैठी है ना धरने पर। नहीं, ऐसे उनके कहने से क्या होता है। मैं कैसे मान लूं कि ये भी खरीदे हुए नहीं है? मैं कैसे मान लूं कि शुरू से जो काउंटिंग चल रही थी वो उनके मुताबिक नहीं चल रही थी? वो जनता ने जो वोट दिया वही वोट है। देखिए, जनता अगर मुझे फल देती है, उसमें जनता मुझे कम फल देती है तो मुझे मंजूर है, मेरे सर आंखों पर है। मैं दोबारा मेहनत करके जनता का प्यार हासिल करूंगी, उनके दिल में जगह बनाऊंगी। लेकिन जनता ने नहीं 3-5 किया, 3-5 सरकार ने किया, वो मुझे कतई मंजूर नहीं है और उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी। क्या करेंगी अब आप आगे? मैं कोर्ट जाऊंगी भाई, मेरे पास प्रूफ है सारा, मेरे पास वो सारे सर्टिफिकेट और सारे पेपर्स है वो कि जिसमें वो 3-5 किया गया इतने बजे और इस राउंड पे, वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो मैं जाऊंगी, प्रूफ लेकर सारे कोर्ट में जाऊंगी। चुनाव में धांधली हुई है और इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट भी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे सिस्टम का इस्तेमाल किया है और उनको हराया गया, ऐसा उनका आरोप है, इसके लिए हाईकोर्ट पे जाकर अपील करेंगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ।
और इस खबर पर लखनऊ से मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अधिक जानकारी इस पर देंगे कि समाजवादी पार्टी कैसे अपना मेगा प्लान बना रही है। निकाय चुनाव में हार के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव क्या तैयारी कर रहे हैं, विवेक बताएंगे। विवेक। बिल्कुल, देखिए आज अखिलेश यादव यहाँ बड़ी बैठक कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव भीतर पहुंचे हैं और यहाँ काजल निषाद जो गोरखपुर की महापौर की प्रत्याशी रही हैं वो मौजूद हैं। गोरखपुर के तमाम नेता, खासकर पालिका और पंचायत से जुड़े हुए सभी नेता जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनको यहाँ पर बुलाया गया है। गोरखपुर चुनाव के प्रभारी भी बुलाए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ के प्रभारी हैं रामअचल राजभर भी भीतर पहुँच चुके हैं। पवन पांडे जो अयोध्या से हैं वो भी पहुँच चुके हैं। सारे पदाधिकारियों के साथ अखिलेश यादव बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे कि किस तरह से और कौन कौन सी वजह रही जो उनकी हार की प्रमुख वजह थी। 17 नगर निगम में वो हारे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में जो निकाय थी, पंचायत थी, पालिका थी, वहाँ पर हार उनको सामना करना पड़ा। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? चूंकि पालिका और पंचायत सबसे मजबूत पक्ष समाजवादी पार्टी का हमेशा से यही रहा है। शहरों में समाजवादी पार्टी का जनाधार भले ही कम हो, भाजपा ने उसको अपने ग्रिप में रखा है, लेकिन जो कस्बे हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का अभी भी हस्तक्षेप बरकरार है। और ये हस्तक्षेप जब टूटा है तो इस निकाय चुनाव से टूटा है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे पालिका और पंचायत के चेयरमैन अपने खाते में ले लिए हैं। ये चिंता का विषय है पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए भी, क्योंकि सारा फोकस उनका यही था। लोकसभा चुनाव में भी यहाँ से ज़्यादा वोट हमेशा समाजवादी पार्टी को मिलते रहे हैं, लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी का ये किला भाजपा ने ढहा दिया है। काजल निषाद आई हैं, बहुत सारे बड़े नेता आए हैं, वो अंदर समीक्षा करेंगे और ये दौर शुरू हुआ है समीक्षा बैठकों का। आज पहली बैठक है, चूँकि कल शाम को अखिलेश को यहाँ आना था। इटावा में थे वो, कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, वहाँ पे उनको शाम को आना था। गोरखपुर के सारे लोगों को यहीं बुलाया गया था कि वो लखनऊ पहुँचे, बैठक होगी, लेकिन देर होने की वजह से अखिलेश यादव बैठक नहीं कर पाए और आज सुबह बुलाया गया। अखिलेश भीतर पहुँच चुके हैं। उनके साथ जो राजेंद्र चौधरी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम और विधायक हैं जो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल थे, खासकर गोरखपुर और लखनऊ के, वो भीतर है। उनके साथ अभी बैठक का दौर शुरू होगा। सारे बिंदु रखे जाएंगे। काजल निषाद से अभी मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कहने जा रही हैं, क्या रखने जा रही हैं। उन्होंने कहा ये सीक्रेट है। कौन सा सीक्रेट है वो बाहर आके बताएंगी। अखिलेश यादव के सामने वो तमाम दस्तावेज लेकर आई हैं, जो काउंटिंग हुई है, किस घंटे में कितने राउंड में काउंटिंग हुई, किस किस जगह पर वोट इतने थे। और अचानक उनका कहना है कि 3-5 कर रही है भाजपा, यानी 3.5 लाख वोट पड़े थे, लेकिन बाद में जब काउंटिंग हुई तो पता चला कि 5 लाख वोट डाले गए हैं और 5 लाख वोटों की गिनती सामने आई। तो ये उनका जो 3-5 का आरोप है, उसके जवाब में उसके सापेक्ष क्या उनके पास प्रमाण हैं, क्या दस्तावेज हैं, वो सारे दस्तावेज लेकर आई हैं और आज यहाँ पर अखिलेश को दिखाएंगी। जब बैठक खत्म होगी तब उन्होंने कहा कि जो अंदर बात हुई है वो सीक्रेट है, लेकिन अंदर क्या बात हुई है उसके बाद वो मीडिया से शेयर करेंगी। सारी चीज़ें वो बाद में आने के बाद बताएंगी, लेकिन सारे कागजात लेकर आई हैं कि गोरखपुर में 3-5 का जो उनका आरोप है, धांधली है, वो आरोप यहाँ पर अखिलेश के सामने वो साबित करेंगे कि इस तरह से धांधली। और उन्होंने कोर्ट में जाने की बात की। विवेक, यानी कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। विवेक, आप नजर बना के रखिएगा इस बैठक पर, आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए विवेक। सीधे अब यहाँ चलते हैं ऋषिकेश, जहाँ पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें सामने आ रही है ऋषिकेश से। मुख्यमंत्री धामी यहाँ पर मौजूद है और तस्वीरें इसकी सामने आ रही है। दरअसल आज हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना हो रहा है और उसी से जुड़े ये तस्वीरें हैं। सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए अरदास उनकी तरफ से की जा रही है। सीएम धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आपके सामने अरदास करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। गुरुद्वारे में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि आज पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहा है। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं और उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने सीएम धामी की, जो कि गुरुद्वारा पहुंची है। अरदास यहाँ पर की गई है, कामना की गई है कि सभी की यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो और सभी को शुभकामनाएं यहाँ पर दी है। पहला जत्था आज रवाना होने जा रहा है हेमकुंड साहिब के लिए और इससे पहले देखा गया था जब चारधाम यात्रा के लिए भी पहला जत्था रवाना हो रहा था। ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब सीएम धामी यात्रियों के बीच पहुंचे थे, श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे थे और उनका हौसला अफजाई किया गया था, शुभकामनाएं की थी और उन्होंने उस वक्त भी कामना की थी इसी तरीके से कि यात्रा सुखद। और यही तस्वीर यहाँ पे भी सामने आ रही है जब हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हो रहा है श्रद्धालुओं का। तो इस मौके पर सीएम धामी गुरुद्वारा पहुंचे हैं, अरदास की है, कामना की है कि सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो
तमाम लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अरदास यहाँ पर की जा रही है सभी की तरफ से, क्योंकि आज पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहा है। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। बेहद मान्यता है हेमकुंड साहिब की, सिख धर्म के लोगों के लिए खास तौर पर बेहद अहम हो जाता है हेमकुंड साहिब। और ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने जब पहला जत्था रवाना होने जा रहा है। चमोली जिले में हेमकुंड साहिब स्थित है। आपको बता दें 15,000 फीट की ऊंचाई पर हेमकुंड साहिब यहाँ पर स्थित है और 20 मई को कपाट खुलने जा रहे हैं। सिख धर्म के लोगों का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है ये। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर तपस्या की थी और यही वजह है कि बेहद मान्यता है इस जगह की। सिख धर्म के लोगों के लिए बेहद खास है हेमकुंड साहिब। 20 मई को कपाट खुलने जा रहे हैं। प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी की है। तस्वीरें सामने आ रही थी कि कैसे बर्फ जमी हुई है रास्तों में, लेकिन उसको लेकर के भी प्रशासन ने बर्फ हटाने का काम किया और पूरी तैयारियां की है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत वहां पर ना हो। और पहला जत्था आज रवाना हो रहा है, इसलिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं इस पहले जत्थे की, जो थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होगा। और यहाँ पर सीएम धामी पहुंचे हैं जो कि इस जत्थे को रवाना करेंगे, लेकिन उससे पहले अरदास की गई है। गुरुद्वारा पहुंच करके कामना की है सभी के सुखद यात्रा की, मंगलमय यात्रा की सीएम धामी की तरफ से। और सबसे पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर हेमकुंड साहिब, जिसके द्वार खुल रहे हैं, कपाट खुल रहे हैं 20 मई को। और उससे पहले की पहला जत्था आज रवाना हो रहा है। यहाँ पर सीएम धामी पहुंचे हैं, अरदास कर रहे हैं, सभी के साथ बैठे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तमाम यात्रियों से एक एक करके उनसे बातचीत कर रही हैं और सभी को शुभकामनाएं दे रही हैं, मंगल कामना की और सुखद यात्रा की। यहाँ पर कामना करते हुए सीएम धामी, तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद है जो आज रवाना हो रखे हैं पहले जत्थे में। हेमकुंड साहिब से जुड़ा ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज पहला जत्था क्योंकि रवाना हो रहा है चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब का बेहद खास महत्व सिखों के लिए। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद उनके बीच पहुंचे हैं पहले जत्थे के बीच, जो कि हेमकुंड साहिब के लिए आज यहाँ से रवाना हो रखा है। ऋषिकेश के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन के पास गोविंद घाट के 273 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश। और वहाँ पे आपको बता दें यहाँ से बेहद करीब हेमकुंड साहिब है। और इस वक्त ये तस्वीर आपके सामने, यहाँ से ही पहला जत्था रवाना हो रहा है ऋषिकेश। मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, सभी के बीच अरदास की जा रही है, उनके साथ बैठ करके कामना कर रहे हैं कि सभी की यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। और थोड़ी देर में यहाँ से ये जत्था रवाना हो जाएगा हेमकुंड साहिब, जिसके द्वार खुले हैं 20 मई को। उससे पहले आज ये पहला जत्था यहाँ से रवाना हो रहा है और इन्हें रवाना करने के लिए सीएम धामी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। विनोद कुमार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर मेरे साथ, अधिक जानकारी वो देंगे। विनोद, क्योंकि यही तस्वीर सामने आई थी चारधाम यात्रा जब रवाना हो रहा था पहला जत्था, और आज भी यही तस्वीर है, सीएम धामी खुद पहुंचे हैं श्रद्धालुओं के बीच। और वहां पर क्या कुछ हलचल है, तस्वीरें और क्या है बताइएगा। विनोद, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, लौटेंगे विनोद के पास। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, सीएम धामी आपको नजर आ रहे हैं, व्हाइट कुर्ता और पहने हुए यहाँ पर सीएम धामी है। ये तस्वीरें आपके सामने ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब का पहला जत्था यहाँ से रवाना होगा और यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। अरदास की जा रही है गुरुद्वारे में, यहाँ पर पहला जत्था वो मौजूद है। इसमें हर एक श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो इस वक्त रवाना होंगे। थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। चमोली जिले में स्थित है हेमकुंड साहिब और ऋषिकेश से रवाना हो रहा है पहला जत्था। विनोद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी और राज्यपाल ऋषिकेश गुरुद्वारे में पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पर अभी जो तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं, अभी जो एक पूजा पाठ का जो क्रम है, कीर्तन का क्रम है, वो अरदास करने का जो क्रम है वो यहाँ पर हो रहा है। और आप देख पा रहे हैं तमाम तस्वीरें जो एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं कि राज्यपाल गुरमीत सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ साथ में सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पर मौजूद है। देखिए, अभी अरदास यहाँ पर की जा रही है और थोड़ी देर बाद में करीब 2000 तीर्थ यात्रियों का जो पहला जत्था हेमकुंड साहिब का है वो उसको राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे। तमाम यहाँ पर तीर्थ यात्री यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अभी
और राज्यपाल गुरमीत सिंह यहाँ पर अभी मौजूद हैं। और आप देख पा रहे हैं कि गुरुद्वारे में जो अरदास का क्रम है वो यहाँ पर जारी है। और जिस तरह से आज 17 तारीख को यानी आज पहला जत्था यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम जो यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनको वो पहले जत्थे को यहाँ से वो रवाना करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो छोटे जो तीर्थ यात्री वो यहाँ पर मौजूद है, यानी ये इस पूरे परिसर में यहाँ पर मौजूद है। ये बिल्कुल, यानी कि सीएम खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पहले जत्थे को यहाँ से रवाना करेंगे। बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, बसपा प्रमुख मायावती का यूपी सरकार पर हमला देखने को मिला है। सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। मायावती ने ये कहा, राजनीतिक स्वार्थ के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग यहाँ पे क्या गया। यूपी में सत्ताधारी पार्टी की जन विरोधी नीतियां, मायावती ये कह रही है, जन विरोधी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना जरूरी है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके यहाँ पर यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, यूपी में सत्ताधारी पार्टी द्वारा जन विरोधी नीतियां, गलत कार्यकल्पों और आदि कमियों का चुनाव पर प्रभाव कम करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। इनका द्वेषपूर्ण, दमनकारी व्यवहार और धर्म का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल अति गंभीर और अति चिंताजनक है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। इन घोर जन विरोधी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने के लिए ठोस रणनीति बनाकर उसके हिसाब से आगे, खासकर लोकसभा आम चुनाव के लिए अभी से ही तैयारी में जुट जाने के लिए यूपी स्टेट के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, मंडल, जिलाध्यक्षों आदि के लखनऊ में कल विशेष बैठक। ये ट्वीट है मायावती का, जो कि यूपी सरकार पर हमलावर यहाँ पर नजर आई है। करते इस वक्त आ रही खबर का, नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लगा हुआ है। महामाया फ्लाईओवर से डीएनडी तक ये लंबा जाम लगा है, करीब 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। तस्वीरें देखिए, सड़क पर रेंग रेंग करके यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियां चल रही है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रूट पर यह भीषण जाम यहाँ पे लगा हुआ है। करीब 3 किलोमीटर का ये लंबा जाम महामाया फ्लाईओवर है, यहाँ से लेकर के डीएनडी तक के लंबा जाम है। इस फ्लाईओवर पर जहाँ से रोजाना आवाजाही होती है, लोग इस रूट से आना जाना करते हैं, लेकिन करीब 3 किलोमीटर तक लंबा जाम ये लगा हुआ है। सड़क पर गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ पा रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लंबा जाम लगा है, जहां तक में नजर जा रही है गाड़ियां ही गाड़ियां दूर तक, और रेंग रेंग कर गाड़ियां आगे बढ़ पा रही हैं। लोगों को खासी दिक्कतें भी हो रही हैं, अपने जगह पर जहां उन्हें पहुंचना है वहां पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए, नोएडा एक्सप्रेसवे पर ये लंबा जाम, तकरीबन 3 किलोमीटर का जाम ये बताया जा रहा है। महामाया फ्लाईओवर से लेकर के डीएनडी तक का ये जाम है। और सड़क पर जो गाड़ियां आप देखिए कैसे रेंग रेंग कर धीरे धीरे आगे बढ़ पा रही हैं। नोएडा से लेकर दिल्ली तक जाने वाला ये रूट है और इस पर ये लंबा जाम यहाँ पे लगा हुआ है। महामाया फ्लाईओवर से लेकर के डीएनडी तक बताया जा रहा है ये जाम है। गाड़ियां बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पा रही हैं। और अब खबर है अयोध्या से। रामलला मंदिर की अद्भुत तस्वीरें सामने आई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह की दीवार की यह तस्वीर है। अद्भुत है, अलौकिक है। भव्य रूप से राम मंदिर अपना आकार ले रहा है। जहां विराजेंगे रामलला, उस गर्भगृह की तस्वीर है ये। देखिए कैसे अंदर की डिजाइन बनाई गई है और बेहद खूबसूरत ये तस्वीर जो सामने आई है। भगवान श्री राम को लेकर के भक्तों का जो इंतजार है कि मंदिर जब बनेगा उनके दर्शन वो करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए, बेहद अद्भुत, अलौकिक और भव्य ये तस्वीर विराजमान, जहां पर भगवान रामलला विराजेंगे वहां के गर्भगृह की दीवार की ये तस्वीर है। अंदर की डिजाइन आप देखिए। तमाम भक्तजन जिनको इंतजार है, एक एक चीज को बेसब्री से इंतजार रहता है कि कैसे भगवान राम का ये मंदिर रूप आकार ले रहा है, कैसे बन रखा है। इन सब के बीच ये एक तस्वीर सामने आई है, गर्भगृह के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।